हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सीरीज घटना चक्र पॉलिटी रिवीजन की सीरीज को कंटिन्यू करते, जो हमारी घटना पॉलिटी सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि बात करता है किससे किससे। यहाँ हम देखिए बहुत सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका जो है कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के क्वेश्चंस कवर कवर करेंगे। देन जो है टेम्परेरी प्रोविजंस वाले कवर करेंगे क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर है। देन पॉलिटिकल पार्टीज और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चार चैप्टर इस सेशन में हम लोग जो है कि कवर करने वाले हैं। और इससे पहले अब तक के जितने भी चैप्टर हैं यहाँ तक आपके फाइनेंस कमीशन तक, ये सारे चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं, जिसका जो है कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप वहां से प्लेलिस्ट के लिंक से सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम लेक्चर 1 टू दिस। तो जो है कि आज के डिस्कशन में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के बारे में जो है कि कुछ पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। और मोस्टली देखिए, अगर अगर हम जो है कि ये थोड़ा इसकी बैकिंग कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे रिपोर्ट रिपोर्ट के क्वेश्चन हो गए, जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मोस्टली कहाँ से आते हैं, अबाउट द नीति आयोग, कब ये बना, क्या हुआ, क्या था इसका बैकिंग, इससे कंपोजिशन क्या है, ठीक, उसमें जो है कि चेयरमैन कौन होते हैं, ये सब, और जो है कि इसकी कुछ बॉडीज के बारे में, और जो है कि कुछ रिपोर्ट्स जो है कि ये निकालता है। इससे जो है कि मोस्टली क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में। तो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग में जो है कि हमारी जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन जब बनी थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, उसको जो है कि इन्होंने जो है कि अबॉलिश किया था। फाइनेंस प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? 15 मार्च 1950 में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बनी थी, जो कि एक नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी मीन, जो है कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी मीन, जो है कि ना ये किसी लॉ से स्टैब्लिश की गई है। ये जो है कि एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है कि पास की गई थी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ केसी निगोय जी, जो कि केसी निगोय जी के रिकमेंडेशन पे पास की गई थी। मीन जो है कि हमारे इंडिया के जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे प्लान करके हम अपनी इकोनॉमी जो है कि इंडिया को डेवलप करेंगे, उन सब का जो है कि ये काम करती थी। बट लेटर ऑन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द एनडीए फॉर्म इन द 2014, इन्होंने जो है कि क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन को बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन फिर से पास किया, और जो है कि इसको 1 जनवरी 2025 को जो है कि रिप्लेस कर दिया नीति आयोग को, जो कि अगेन इट्स एन आइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक थिंक टैंक का नाम लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है कि दूसरा नाम भी दिया गया, इट इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगी? ये वर्क करेगी बॉटम अप्रोच। मीन्स बॉटम अप्रोच का मतलब क्या, मतलब लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द इंस्टीट्यूशन से ऊपर आते हुए, मीन जो है कि यहाँ से जो है कि चीजों को, डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है कि फॉलो करना, रेदर देन द टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल क्या होता था? मिनिस्ट्री जो है कि गाइड करती थी, आप ऐसे 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 काम कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, बेसिक लेवल ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट्स लेवल बनेंगी, और जो है कि वहां सजेशन को देखते हुए ऊपर जो है कि हायर अथॉरिटी डिसीजन लेगी। तो ये जो है कि इस पे काम करते हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करके रखती है। तो ये हमने कुछ जान लिया नीति आयोग के बारे में। आइए देखिए इसमें कंपोजिशन में, यहाँ पे जो है कि कंपोजिशन में होता क्या क्या है। देखिए, पहले तो चेयरमैन रहेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। बाकी इसके पास जो है कि ये सब जो है कि काउंसिल होती है, जैसे गवर्निंग काउंसिल होगी, जिसमें कौन होते हैं? सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, चीफ मिनिस्टर विद द लेजिस्लेचर, मीन जो है कि जो यूनियन टेरिटरीज है, मीन जो है कि यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? सारे चीफ मिनिस्टर अपने सारे स्टेट्स के, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर है विद लेजिस्लेचर, और जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन दैट यूनियन टेरिटरी जो कि इसमें शामिल होंगे। देन जो है रीजनल काउंसिल की बात करें, यहाँ रीजनल काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर स्पेशल इशूज, में जो है कि स्पेसिफिक इशू जो है कि एड्रेस करने के लिए यहाँ पे रीजनल काउंसिल का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे स्पेशल इन्विटी होते हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और फुल टाइम जो है कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है इसका। और देखिए तो ये जो है कि ब्रॉडली कंपोजिशन कैसे होती है, मीन जो है कि नीति आयोग में ये सारी कंपोजिशन होती है, जिसमें जो है कि आप देखिए मेंबर कौन कौन होते हैं। तो यहाँ जो है कि ये हमने कॉम्पोजिशन की बात की थी, इसमें जो है कि गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशल एंटिटी, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर और चेयरमैन, ये जिसको इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये सब मिलकर जो है कि हमारे नीति आयोग बना देते हैं, जिसमें और भी ऑटोनॉमस बॉडीज है जो कि अभी आगे देख लेंगे। देन जो है कि चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ द मिनिस्टर और द स्टेट इन द स्टेट। जो है कि ये याद रखेंगे, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उनके वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करेंगे? हमारे जो है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, जो कि एक रैंक मिनिस्टर और स्टेट के साथ जो है कि एंजॉय करते हैं। और जो भी इसके फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट होंगे, वो भी जो है कि रैंक ऑफ मिनिस्टर को एंजॉय करते हैं। तो ये याद रखना है। देन पार्ट टाइम मेंबर्स कौन होते हैं? पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 बनाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर बनाए जाएंगे, जो कि कहाँ से आएंगे? यूनिवर्सिटीज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मतलब लीडिंग यूनिवर्सिटीज है, लीडिंग यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे पार्ट टाइम मेंबर जो भी बन रहे हैं, जैसे आईआईटी जो है कि आईआईटी दिल्ली से जो है कि हमारी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या इसरो हो गया, इनसे जो है कि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो है कि 2 मेंबर्स को जो है कि इसमें इंक्लूड किया जाएगा। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? जो भी 4 मेंबर जो है कि हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाय पीएम, में जो है कि
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में 4 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि वो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे 4 मेंबर को वहां से। देन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी जो है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, जो कि एक रैंक एंजॉय करेंगे, रैंक ऑफ दी, क्योंकि रैंक एंजॉय नहीं मतलब रैंक ऑफ किसकी होनी चाहिए, जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन जो है कि सीईओ बनने के लिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, तो उनको अपॉइंट कौन करता है, पीएम। देन यहाँ पे इनका सेक्रेटरीट भी होता है, जिसमें जो है कि सेक्रेटरियल स्टाफ जो सबको सबॉर्डिनेट करता है काम करने में, तो ये आप जो है कि याद रखेंगे, ये जो है कि इनके मेंबर कॉम्पोजिशन है। और बाकी यहाँ पे ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूट कैसे होंगे, ये सारी चीजें जो है कि इंक्लूड होती हैं। देन इसकी जो है कि देखिए कुछ जैसे एक रिसर्च विंग होती है, कंसल्टेंसी विंग होती है, टीम इंडिया विंग होती है, बाकी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, इसमें जो है कि निलरेट जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट होती है, एक डेमो होती है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। तो ये सब जो है कि हमारे नीति आयोग के पूरे कॉम्पोजिशन को बनाते हैं, जो कि आप इसको भी एक बार ब्रीफली करके जो है कि नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देन जो है इसको जो है कि आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे, ये चीजें याद हो जाएंगी, तो बस इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पे इसके होता नहीं है, जो भी नीति आयोग के क्वेश्चंस है इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी जो है कि अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स देखिए वो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो हमें जो है कि न्यूज में जो रिपोर्ट है या हमारे रिसेंट जो है कि रिपोर्ट्स निकाली गई है, जैसे एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट निकालता है ना, और जो है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है कि किसी भी चीज पे जो है कि जो भी मेजर मुद्दे हैं, जैसे कि अपना ब्लू इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट है ना, ग्रीन इकोनॉमी के रिपोर्ट है, मतलब ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट, बाकी एजुकेशन से रिपोर्ट होती है, बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इससे रिलेटेड गोल्स की रिपोर्ट होती है। देन जो है कि ये सारी रिपोर्ट्स जो है कि जो भी न्यूज में रहे उनको आप जो है कि देखते रहें, क्योंकि उसी से अगर क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, नहीं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हम याद नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक और चीज जो है कि आप देख लीजिए, यहाँ मैंने आप सब कुछ तो बता दिया, यहाँ पे एक चीज होगी, नीति आयोग की फुल फॉर्म ही नहीं बताई मैंने, नीति की फुल फॉर्म नहीं बताई, तो नीति की फुल फॉर्म यहाँ से देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है कि नीति है, हमारी नीति की फुल फॉर्म है, जो कि हमारा थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन जो है यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी एक चीज होती है, जो कि हमारी ये देखिए प्लानिंग कमीशन से बहुत अलग है, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग बना था। और जो है कि ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अलग चीज है, जो कि 6 अगस्त 1952 को फॉर्म हुआ था, ये भी एक बाय दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ दी गवर्नमेंट, जो कि एक ना ही के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से फॉर्म हुआ था। और जिसमें जो है कि कंपोजिशन देखे तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे जो कि जो भी हमारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनको जो है कि टारगेट रखने में, टारगेट बनाने में और उनको अचीव करने में इसकी जो है कि इंस्पेक्शन जो है कि यही करता है। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे सारे यूनियन मिनिस्टर, और यहाँ पे सारे यूनियन मिनिस्टर जो भी हमारे गवर्नमेंट के रूलिंग गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर है वो मेंबर होते हैं। देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी और मेंबर ऑफ द नीति आयोग, मीन जो है कि नीति आयोग के जितने मेंबर हैं यहाँ पे ये सब जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपने जो है कि अब क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जो है कि हम रिलेवेंट क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट अप मोड पे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि ये हमारे जो है कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने जो है कि इसको अबॉलिश कर दिया था। जिसको जो है कि अबॉलिश कब किया गया था, ये देखिए प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में फॉर्म हुई थी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको फॉर्म किया था, जो भी हमारे ऑप्टिमाइज सेक्रेटरी रिसोर्स इन द न्यूली बॉर्न नेशन, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था तब। बाकी नरेंद्र मोदी जी जब आए मीन जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने 15 अगस्त 2040 को ये अनाउंस किया था। और ये किस दिन हो गया था, ये हो गया था आपका आपका 1 जनवरी 2015 से इम्प्लीमेंट हो गया था, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो जो है कि नीति आयोग जो कि हमारे नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये सब जो की बातें हम कर चुके हैं, जो कि प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग एस्टेब्लिश हुआ था किससे, ये जो है कि हमारे एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से फॉर्म हुआ था, जो कि देख लेंगे आप यहाँ पे। सी आंसर है, यूनियन कैबिनेट पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन, इसी को जो है कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहते हैं, या जो है कि स्पेशल एक्शन कह लीजिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन हुआ था ये पूछ रहा है कि नीति आयोग कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये आया था आपका 1 जनवरी 2015 में। देन कह रहा है कि वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेंगे, देखिए मैंने ऊपर बताया चेयरमैन कौन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कि वाइस चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, जो कि रैंक ऑफ मिनिस्टर और जो है कि स्टेट मिनिस्टर जो है कि रैंक को एंजॉय करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि हम ऊपर से डिस्कस करते आए हैं। जो कि देखिए यहाँ लिखा ही एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट, ये जो है कि थोड़ा 22 पे क्वेश्चन पूछा गया था। और सुमन बेरी जो है कि अभी जो है कि इसके जो है कि वाइस चेयरपर्सन बनाए और करंटली भी यही है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। सुमन बेरी जो है कि करंटली जो है कौन है,
हमारे वाइस चेयरपर्सन, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेंशन है कि करंट वाइस चेयरमैन कौन है, ये अपने सुमन बेरी जी है, ये जो है कि लगभग 2022 में अपॉइंट हुए थे, अब तक यही है। और बाकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वी आर सुब्रमण्यम, जो कि 2023 में अपॉइंट हुए थे। ये आईएएस रैंक के एक ऑफिसर है, मीन जो है कि आईएएस बैच के। तो जो है कि आपको याद रखना है जो है कि वाइस चेयरमैन और जो है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। देन यहाँ से हमने इतनी चीज देख ली। देन फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन बने थे, तो अरविंद पनागिरिया जी जो है कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन बने थे। देन जो है कि ये आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, कब कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये जो है कि आपको याद होना चाहिए, कहाँ गया, 15 मार्च 1915 में। देन इसको जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा एक पुराना क्वेश्चन हो गया है। देन प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, ये जो है कि स्पेशल रेजोल्यूशन स्टैब्लिश बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द यूनियन कैबिनेट। ये इसमें से जो है कि पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पे जो है कि देखिए यूपीएससी हमारे कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 305 से 315 से 323 आर्टिकल में मेंशन है। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि स्पेसिफिकली मेंशन करता है, ये हमारा आर्टिकल 315। फाइनेंस कमीशन हम जानते हैं हमारे आर्टिकल 280 में है, जो कि हमारे पार्ट 12 जो कि हमारे 264 से 300 ए तक में जो है कि डील करता है। देन इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये भी हमारे जो है कि आपके आर्टिकल 324 से 329 में जो है कि बात है, तो ये आप याद रखेंगे ऑफ द पार्ट 15। देन जो है नेक्स्ट बात करें तो नीति आयोग, ये जो है कि आपका जो है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है कि पास करके बनाई गई है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे सेम क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, तो नीति आयोग है। बाकी इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि जानते हैं आर्टिकल 263 में है। देन जो है कि आपका इलेक्शन कमीशन 324 में, फाइनेंस कमीशन 280 में। तो ये सब जो है कि बातें हम पहले भी कर चुके हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो जब आएगा तो और डिटेल से हम उसके सारे आर्टिकल्स को जानेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बात कर रहे हैं नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, तो देखिए ये हमारी यूपीएससी स्टेट पीएससी दोनों 315 में मेंशन है, 280 में। प्लानिंग कमीशन जो है कि नहीं है। अब तो ये नीति आयोग हो गया है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, यहाँ पे जो है कि देखिए अब प्लानिंग कमीशन जो कि पुराना क्वेश्चन है, अब तो ये नीति आयोग हो चुका है, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, अगेन जो है कि सेम क्वेश्चन जो है कि आपका प्लानिंग कमीशन। देन अगेन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी जो है कि आपका प्लानिंग कमीशन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी बॉडीज जो है कि डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे तीनों ही नहीं है। मीन जो कि देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऊपर मैंने आपको बताया कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से फॉर्म हुई थी। प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग है, ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। और जोनल काउंसिल भी जो है कि एक जो है कि पास बाय जो है कि रिजोल्यूशन बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है। ये जोनल काउंसिल जो बनाई गई है, ये हमारे कन्वीनियंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में जो है कि बनाई गई है। बाकी जो है कि आपकी ये इंटर स्टेट काउंसिल और जो है कि इंटर वाटर डिस्प्यूट काउंसिल जो कि 262 और 263 में जो मेंशन है, वो हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी जोनल काउंसिल जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन पूछ रहे, तो फर्स्ट चेयरमैन जो है कि हमारे पहले जो है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे नीति आयोग के चेयरमैन, तो प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ पूछ रहा फर्स्ट चेयरमैन, तो इनडायरेक्टली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हु वर द एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कि वर्क करते हैं प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग है, ये याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, एक्स ऑफिशियो चेयर ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन होंगे, हमारे जो है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो कि आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे अबाउट द नीति आयोग नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये सेटअप हुआ था रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो ये जानते हैं करेक्ट है। इसके पास फुल टाइम मेंबर होते हैं। ये जो है कि हमारा जो है कि यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसके पास फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम चेयरमैन, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं फुल टाइम चेयरमैन, ये फुल टाइम चेयरमैन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और जो है कि हमारे जानते हैं कि लोकसभा जो है कि सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का प्रोविजन है। यहाँ पे फुल टाइम नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन जो है कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो चेयरमैन है, नहीं तो जो है कि प्राइम मिनिस्टर अगर पोस्ट खाली है तो चेयरमैन की भी पोस्ट खाली रहेगी। तो यहाँ पे फुल टाइम मेंबर नहीं कहा जाता है। फुल टाइम मेंबर वही होते हैं जो कि अपॉइंटेड पोस्ट पे होते हैं, जैसे वाइस चेयरपर्सन जो है कि अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो फुल टाइम मेंबर है। देन जो है कि स्टैब्लिश हुआ तो जनवरी 25 में, ये सही है। और बाकी प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बताया, ये भी सही है। तो यहाँ हमारा बी आंसर हो जाएगा, जिसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि एसोसिएटेड विद द नीति आयोग कौन है एसोसिएटेड, यहाँ पे मोदी जी एसोसिएटेड है। बाकी अमर सेन जो है कि ये लोग जो है कि इकोनॉमिक्स ऑफ पी चिदम्बरम जो है कि प्रीवियस होम मिनिस्टर थे प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, बाकी ये लोग रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मोदी जी जो है कि
हमारे प्राइम मिनिस्टर है फॉर द थर्ड टर्म, और यही जो है कि चेयर कर रहे हैं हमारे नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो डिप्टी जो है कि चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है कि इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो ये आपको याद रखेंगे कि डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट गिवन टू द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है कि ऑफिशियल हायरार्की में इज दैट ऑफ, तो ये जो है कि एक कैबिनेट रैंक के जो है कि बराबर होते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट जज और पार्लियामेंट्री कमेटी और सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब जो नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की जो है कि ऑफिशियल हायरार्की में जो है कि इनके बराबर रखा गया है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग नॉट हैज नॉट बीन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो है कि देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें से पूछे कि डिप्टी चेयरमैन कौन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि उसका आंसर था पी चिदम्बरम। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है कि नॉट सच इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप जो है कि एक बार देख सकते हैं। देन जो है कि सेशन और रीजन दिया हुआ है, हमसे बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्या करेक्ट है। तो पहला सेशन कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड दी एज द इकोनॉमिक कैबिनेट नॉट मेयरली यूनियन बट स्टेट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए पुराना है, यहाँ पे जो है कि इसको नीति आयोग कर लीजिए, तो नीति आयोग यस जो है कि जो सेंट्रल साथ स्टेट का भी होता है, और ये फॉर्मुलेट करता है 5 ईयर प्लान फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दी बैलेंस रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारे क्या है, करेक्ट है, और जो है कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो मीन जो है कि नॉट एक्सप्लेनेशन है, मीन जो है कि जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए करके जो है कि करे, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऐसे टारगेट गोल बनाती है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि जो है कि वो पॉलिसी 5 साल की हो, कुछ 2 साल के भी टर्म हो सकता है, गोल जो है कि 4 साल का भी हो सकता है, तो इसलिए जो है कि ये जो है कि इसलिए करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसको आप बिल्कुल जो है कि एक बार अटेम्प्ट करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड सजेस्टेड द मर्जर ऑफ द फाइनेंस कमीशन और जो है कि प्लानिंग कमीशन, किसने सजेस्ट किया था। देखिए एमवी माथुर जी ने इसको सजेस्ट किया था, बट ये हुआ नहीं। फाइनेंस कमीशन अभी भी अलग है, प्लानिंग कमीशन तो नीति आयोग बन गया था, जिसका इनका सजेशन जो था वो थर्ड फाइनेंस कमीशन में जो है कि आया था 1960 में, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, जो कि हमने ऊपर बात किया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक जो है कि आपकी स्पेशल जो है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन पे जो है कि बनाई गई है, तो ये जो है कि आपका जो है 6 अगस्त 1952 को जो है बनाया गया था। बाकी इसके बारे में ऊपर से आप डिटेल रेफर कर सकते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि कौन सा जो है कि गलत स्टेटमेंट है, बाकी 3 सही होंगे, तो हमें बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है प्राइम मिनिस्टर जो है कि चेयरमैन है नीति आयोग के। यहाँ पे देखिए प्लानिंग कमीशन को मैं डायरेक्ट नीति आयोग बोल रहा हूँ, तो चेयरमैन है नीति आयोग के, तो जो है कि करेक्ट है। लेकिन नीति आयोग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फॉर दी इन प्लानिंग ऑफ इंडिया, तो ये जो है कि गलत है। ये जो है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं होता, ये थिंक टैंक है जो है कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे जो है कि चीजों को प्रोग्रेस किया जा सकता है, तो ये नहीं है। ये हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कैबिनेट की, मीन जो है कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट बॉडी है उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है डेवलपमेंट प्रोसेस और इन सब में, तो ये जो है कि गलत है। देन जो है कि सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी होंगे, तो ये करेक्ट है। बाकी ये जो है कि प्रिस्क्राइब होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ओवर दी प्राइम मिनिस्टर, तो मीन जो है कि जहाँ हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट गलत है बस। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। देन एनडीसी के बारे में यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट और बताना ये करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल प्लान, तो ये जो है कि सही है। सजेस्ट करेगा कि कैसे अचीव करने हैं गोल्स ऑफ द नेशनल प्लान, ये भी सही है। देन जो है कि गिव गाइडलाइन टू फॉर्मुलेट दी नेशनल प्लान, तो ये भी सही है। गाइडलाइन देगा, सजेस्ट करेगा, प्रोग्रेस को बताएगा, बाकी करेगा एलोकेशन ऑफ द मनी इन द प्लानिंग, ये जो है कि काम नहीं करता है। इनका जो है खाली सजेशन का काम है, और जो कि बाइंडिंग नहीं होता है, रिकमेंडेशंस होती है इनकी, जो कि डिसीजन जो है कि बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 गलत है, बाकी 1 2 3 सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको आप जो है कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। व्हाट आर दी फंक्शंस, तो ये फंक्शंस आपको याद रहने चाहिए। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द इंडिया, तो ये बता रहा है कि क्या है। तो ये ऊपर अगर इसीलिए मैंने कहा था इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन हमारा इजीली अटेम्प्ट होगा। देखिए फंक्शंस क्या क्या है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू एक्टिवेट द मीन्स एंड एफर्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। यहाँ देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन एक साथ है, तो ये जो है कि करेक्ट है। टू डेवलप द जनरल पॉलिसीज इन ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज, तो ये भी करेक्ट है। बाकी कंफर्म बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल स्टेट ऑफ द कंट्रीज, ऑल एरियाज ऑफ द कंट्रीज, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ डी हमारा आंसर होगा। ये सारे फंक्शन जो है कि परफॉर्म करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, ये आपका करेक्ट है। बाकी देखिए गलत हो गया ये, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है कि यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे जो है कि नीति आयोग के सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ दी मेंबर, मतलब मेंबर और कौन होते हैं, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स और जो है कि यूनियन टेरिटरी, इन सबके जो है कि मेंबर होते हैं। यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। फिर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट होते हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स होते हैं, तो यहाँ पे
1, 3, 4 करेक्ट है, 2 गलत है, जो कि मैंने आपको ऊपर जो है कि बताया था। इसके आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है कि सारे मेंबर्स है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, चीफ मिनिस्टर जो है कि यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है, नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। बाकी मेंबर ऑफ दी हमारे नीति आयोग होंगे, नीति आयोग होंगे, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीसी के बारे में, जो कि प्राइमरी रिलेट करती है किससे, अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान, जो है कि यहाँ पे जो हमारे 5 ईयर प्लान जो है कि चलते थे, अब तो जो है कि ये भी बंद हो गया। 5 ईयर प्लान जो है कि प्लानिंग कमीशन जो पहले देती थी वो जो है कि बंद हो गया है। अब जो है कि डिटरमाइंड गोल होते हैं उस पर काम करते हैं। देखिए अब जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान, ये सब जो है कि इकोनॉमिक सेशंस में पढ़ेंगे। तो ये जो है कि 5 ईयर प्लान को जो है कि अप्रूवल देता था। ये देखिए 2002 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसलिए जो है कि ये है, तो इसको आप यहाँ ब्रीफली पोस्ट करके पढ़ लेंगे। देन जो है नेक्स्ट, हु एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी बात करेंगे वो नीति आयोग के जो सेक्रेटरीट थे, हमने नीति आयोग के मेंबरशिप में थे, मेंबर्स कौन होंगे, तो नीति आयोग के जो सेक्रेटरी होंगे वही जो है कि यहाँ पे सेक्रेटरी काम करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है कि बाय इसके प्लानिंग कमीशन और जो है कि स्टेट गवर्नमेंट मीन जो कि नीति आयोग और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एनडीसी जो कि हमारी जो कि कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है कि करते हैं। देन अगेन नॉट करेक्ट अबाउट दी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो हमें बताना है क्या करेक्ट नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, करेक्ट होगा। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यस, जो है कि खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो है कि बनाई गई है। कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये भी जो है कि ये गलत है, क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। किससे बनाई गई है, ये जो है कि ये स्पेशल ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई है ये बॉडी। देन जो कि सी आंसर हो जाएगा, और इट शुड मीट ट्वाइस इन अ ईयर, जो कि 2 बार इसके मिलने का प्रोविजन है, जो कि आप यहाँ ब्रीफली करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमने जो है कि अपने नीति आयोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जो है कि कवर कर लिया है। अब हम मूव करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट द टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द, जो कि हमारे आर्टिकल जो कि मेंशन है 369 से 392 इन द पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है कि हम यहाँ से डील करने वाले हैं। तो आइए हम जो है कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि ये क्या है, फिर देन जो है कि हम मूव करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है। देखिए यहाँ पे पहला एक चीज याद रखना है, जो भी 369 से 392 आर्टिकल है पार्ट 21 में, ये बात किससे करते हैं, इसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस डील करते हैं हमारे में, कुछ स्टेट से रिलेटेड और बाकी जो है कि अदर ट्रांजिशन बिजनेस है। तो इसमें सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 मेन मुद्दे हैं। देखिए एक तो 370 जो है कि जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजन था, जो कि डिलीट कर दिया गया था हमारे कौन से ऑर्डर ने, हमारे जो है कि अभी जो है कि रिसेंटली जो है कि 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे जो है कि इसको रिपील कर दिया गया और इसको जो है कि खत्म कर दिया गया। तो ये आपको जो है कि याद रखना है, जो कि हमारा खत्म हुआ था 6 अगस्त 2019 में, जिसमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है कि लाया, जिसने 2019 में बाइफरकेट कर दिया जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज को। तो ये याद रखना है कि ये आर्टिकल जो कि एब्रोगेट हो चुका है। देन जो है कि यहाँ पे मेन चीज है, जो ये मेन मुद्दा है 371 आर्टिकल, ये जो है कि सारे स्टेट्स में जो है कि स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। जो कि क्या बात करता है 371, इसमें प्रोवाइडेड है सर्टेन स्टेट्स जिनको याद रखते हैं, जिसमें आपने देखा होगा 371, फिर ए बी सी, 371 ए बी सी डी ई एफ जी, और जो है कि आपका जे तक जगह है। इसको याद करने का मैं आपको निमोनिक भी बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ से जो है कि आप एक बार क्रॉस करके पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो निमोनिक क्या है, जो है कि ट्रिक कह लीजिए, निमोनिक्स कह लीजिए, वो क्या है कि देखिए महात्मा गांधी का नाम एट दी स्टडी सेंटर मीन, जो है कि किसी स्टडी सेंटर में आया, जो कि एमए करने के लिए, और वहां जाके वो जीके पढ़ने लगे। तो इससे आप जो है कि एक इजी ट्रिक है, जैसे ये फनी ट्रिक्स बनाई जाती है कि माइंड में रिटेन रहे, बाकी याद तो आपको करना ही है। यहाँ पे इन चीजों को रटेंगे तभी जो है कि याद हो पाएगा, पर हम माइंड को रिटेन करने के लिए कि हमसे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसी ट्रिक बनाते हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का नाम आया था कहाँ पे, एट दी स्टडी सेंटर फॉर एमए, कि एमए करना है और जीके पढ़ने लगे, वहां जाके एमए करना था, मास्टर ऑफ आर्ट, जो है कि जाके जीके पढ़ने लगे। तो ये जो है कि थोड़ा एक फन वे में आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी देखिए महात्मा गांधी से एम और जी से क्या होगा, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, जो कि आर्टिकल 371 में मेंशन है। बाकी नाम से देखिए, तो नाम से क्या है आपका नागालैंड होगा, ठीक। उसके बाद असम और मणिपुर, तो नाम से आप क्या रखेंगे, नागालैंड, असम, मणिपुर, ये जो है कि नाम से याद रखेंगे। नाम आया नागालैंड, असम और मणिपुर, जो है कि ऊपर वाले स्टेट जो है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपके हैं। देन जो है कि एट से याद क्या रखेंगे, एट से याद रखिए, टी से आपको तेलंगाना याद रहेगा, तो यहाँ ए से जो है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ साथ है, जो कि डी और ई में है, तो ये याद रखेंगे। बाकी स्टडी से क्या याद रखना है आपको स्टडी से याद रखना है, एस से याद रखना है सिक्किम जो है कि हमारे पार्ट एफ में मेंशन है। देन सिक्किम याद रखेंगे, तो उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, मिजोरम और जो है कि
मिजोरम और आपका ए से है यहाँ पे मिजोरम, और ए से जो है कि अरुणाचल प्रदेश है। ए से जो है कि आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है, 370 जी है, और यहाँ पे जो है कि एच दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि अरुणाचल प्रदेश है, और जी और के से क्या है, गोवा और कर्नाटक। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जी के बाद एच इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। देन जो है कि आपको आई थिंक ये जो है कि समझ में आ गया होगा, एमजी का नाम, महात्मा गांधी का नाम आया एट दी स्टडी सेंटर फॉर दी एमए फॉर डूइंग जीके। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड ए में मेंशन है, असम जो है बी में, मणिपुर जो है कि सी में, सिक्किम जो है कि आपका सिक्किम जो है कि मेंशन आपके एफ में, जो है कि डी और ई भी नहीं दिया गया, डी और ई जो है कि ऐड कर लेगा। यहाँ पे जो है कि डी क्या है, आंध्र प्रदेश, डी क्या है, तेलंगाना। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मिस है, तो इसको जो है कि आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी फुल फॉर्म्स लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा। ये जो कि क्या है, महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये जो है कि आपका नागालैंड है, नागालैंड, ये असम है, असम, ये क्या है, मणिपुर है, मणिपुर, ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उसके साथ जो है कि क्या है, ये तेलंगाना है। देन एस से क्या है, सिक्किम, एम से मिजोरम, ए से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, एंड गोवा एंड कर्नाटक तो दिया हुआ है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप जो है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देन जो है कि हम अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन किससे बात कर रहा है, रिलेट कर रहा है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिफरेंट स्टेट। यहाँ आर्टिकल 371 की बात है, देखिए यहाँ पे जो है कि मेंशन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे मेंशन है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। पता नहीं इन्होंने यहाँ की मिस कर दिया है, मैंने बाद में ध्यान दिया इसको। तो यहाँ देखिए ये सारी चीजें मेंशन है, तो ये जो है कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 371 में मेंशन है, बाकी 369 ये सब जो है कि प्रोविजन से रिलेटेड है। यहाँ 371 से 371 जे तक में ये सारे स्टेट मेंशन है, तो ये याद रखेंगे। देन बी की बात कर रहा है कि 371 बी में क्या मेंशन है, तो देखिए मैंने बताया क्या याद रखना है, महात्मा गांधी, एमजी, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये 371 में हो जाएगा। बाकी फिर क्या था, महात्मा गांधी का नाम NAM, तो ए आया था, तो जो है कि बी मीन जो है कि यहाँ 370 है, बी तो NAM याद रखेंगे जैसे, तो यहाँ पे असम हो जाएगा इसका आंसर, तो ये आप याद रखेंगे, इसका आंसर असम है। देखिए यहाँ पे आप ट्रिक से जो है कि देख सकते हैं, नागालैंड, असम, तो ये जो कि ऐसे हेल्प कर देगा हमें। देन जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि 371 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे जो है किसमें 371 की बात हो रही है, देखिए यहाँ ABC है, तो आगे के ट्रिक है, बस 371 की नॉर्मल बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात की बात है, देखिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। देन जे की बात है, तो जे में हमने क्या देखा था, देखिए जे में क्या देखा था हमने, लास्ट जो है कि जे है कर्नाटका। तो यहाँ पे देखिए जे जे आपका हैदराबाद और कर्नाटक कह रहा है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कर्नाटक याद रखना है। तो ये जो है कि इंसर्टेड पार्ट 20 में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 में जो है कि ऐड किया गया था, जिसने एम्पावर किया गवर्नर ऑफ द कर्नाटक टू टेक स्टेप डेवलपमेंट ऑफ द हैदराबाद और कर्नाटक रीजन। तो यहाँ कर्नाटका ही याद रखना है, बाकी उसके साथ हैदराबाद रीजन में भी डेवलपमेंट करने के लिए जिसको इसको ऐड कर लेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द ईच स्टेट, हाउएवर देयर इज एक्सेप्शन। तो ये जो है कि 2014 क्वेश्चन है, जिसमें जो है कि बात की गई थी जम्मू कश्मीर का जो है कि एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये अब एब्रोगेट कर दिया गया है 370। तो अब ये भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करेगा, वहाँ कोई जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज नहीं है, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू कश्मीर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स। तो ये जो है कि स्पेशल प्रोविजन था जो कि अब हटा दिया गया है, तो ये जो कि क्वेश्चन 92 का, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। बाकी आप जानते हैं 370 जो है कि एब्रोगेट कर दिया गया है, इसको ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। देन 370 जो है कि क्या देता था, एक टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन देता था जम्मू कश्मीर को, जिसको हटा दिया गया है। देन अगेन 370 रिलेट करता है किससे, जम्मू कश्मीर से, जो कि डिलीट है। देन यहाँ पे बात कर रहा है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील अप्लाई ऑन दी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे जो है कि 370 और ये हो रहा था, तो ये जो है कि अब हटा दिया गया है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि बात कर रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास स्पेशल स्टेटस, तो जो है कि 370 से स्पेशल स्टेटस था विच डिलीटेड इन 2019, ये सब पुराने क्वेश्चन है। देन व्हेन वाज द डेजिग्नेशन ऑफ द सदर रियासत चेंज टू द गवर्नर, तो ये देखिए हमने गवर्नर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये किस ईयर में चेंज हुआ था, ये जो है कि आपका 65 में जो है कि रिनेम कर दिया गया था, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट से 65 1965 में जो है कि ये चेंज किया गया था। क्यों, क्योंकि वहां जो है कि पहले सदर रियासत हुआ करते थे, जिनको बाद में जो है कि गवर्नर प्रोविजन से चेंज किया गया, जो है कि हमारा सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट जो है कि बात किया 1965 में, तो वहाँ सदर रियासत की पोस्ट को गवर्नर कहा जाने लगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो ये जो है कि यहाँ पे देखिए
महाराज हरि सिंह के जो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि एनफोर्स कब हुआ, फिर एसेशन टू दी रेटिफिकेशन बाय द सॉवरेन जो है कि इनकी डेट क्या थी, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कब फोर्स में है। तो इसका जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे से देखिए आंसर देखिए, आप इसको जो है कि ब्रीफली पॉज करके अरेंज कर लेंगे। बाकी देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है, मीन जो है कि आप जो है कि अपनी मर्जी से इंडिया में इंक्लूड होने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो वो जो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहलाता है। जैसे बाकी जैसे देखिए तो आपका जो है कि पुलिस एक्शन से जो है कि हैदराबाद लिया गया था, और रेफरेंडम से जो है कि जूनागढ़ लिया गया था। ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि हम जो है कि स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 में ये किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1950 में जो है कि साइन किया गया था। देन जो है कि 17 नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और ये कॉन्फ्रेंस किया था ये। और देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पहले जो है कि जम्मू कश्मीर के राजा जो थे उन्होंने कह दिया नहीं हम जो है कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। और फिर जो है कि इंडिया का जब ये वाला पार्ट था तो इसमें जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे पाकिस्तान जो है कि इन्वेड करने लगा, और इन्वेड कर करके अपना पीओके वाला रीजन बना लिया। जब बहुत सारे ट्राइबल जो है कि ट्राइबल्स वहाँ के ट्राइबल पीपल्स जो है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आने लग गए, तब राजा को लगा कि नहीं जो है कि हमसे तो संभल नहीं रहा है। तो फिर इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगी। फिर जो है कि नेहरू जी ने जो है कि अपनी कैबिनेट के साथ जो है कि अपनी फोर्स आर्मी फोर्स भेजी गई। तो ये जो है कि पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर की एक बाउंड्री बनी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल जो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। तो ये जो है कि ये सब चीजें हैं, ये सब अगर पहले इंक्लूड कर लेते तो पीओके जाता भी नहीं, और जो है कि डिवीजन में वो सारा हमारे साथ रहता। ये कुछ जो है कि एक्स्ट्रा नॉलेज बातें हैं। देन जो है हम नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि स्टेट नेवर ग्रांटेड दी स्पेशल स्टेटस। तो यहाँ पे बिहार को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सॉरी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप जो है कि मैंने जो कि बहुत ब्रीफली जो है कि आर्टिकल के स्पेशल प्रोविजंस में इतने क्वेश्चन थे। इसको जो है कि इसमें जो है कि क्वेश्चन पूछेगा तो ये 371 से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखें। और बाकी इसमें जो है कि एज मच जो है कि नॉलेज डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको जो है कि आप आई होप समझेंगे। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने पढ़ लिया आपका नीति आयोग वाला चैप्टर पढ़ लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो है कि हमने पढ़ लिया स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं कौन सा, आपका पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर आइए देखते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज से जो कि जितने क्वेश्चन रिलेट करता है। तो यहाँ देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन क्या पूछता है कि देखिए कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, मीन जो कि नेशनल पार्टी बनाने के लिए या स्टेट पार्टी बनाने के लिए इनके क्राइटेरिया क्या है, मीन जो है कि कितने परसेंट वोट से जो है कि बनते। जैसे नेशनल पार्टी का जो है क्राइटेरिया होता है कि आपके 2% वैलिड वोट लाइए, या जो कि 4 सीट फ्रॉम दी लोकसभा इन दी फ्रॉम 3 स्टेट, या 6% ऑफ द वैलिड वोट। ये सब जो है कि हम देखेंगे। तो इससे मेजरली यही क्वेश्चन पूछता है, जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है इसमें से। तो जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा देखिए यहाँ पे दो एक्ट है, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और एक है आपका आरपीए एक्ट 1950। तो ये दो एक्ट जो है कि मेजरली डील करता है, जो कि हमारे इसमें जो है कि आपके जो है कि अंडर दी आरपीए एक्ट प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वोटर लिस्ट, जो है कि ये सब जो है कि इसमें बात है। और 1950 में जो है कि अदर प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन जो है कि हमारे बात है किससे रिलेटेड, जो भी डिफेक्शन हो गए मैटर, ये सब जो है कि अदर अदर चीजों की बातें हैं। तो यहाँ पे ये सब याद रखेंगे। बाकी जो है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है कि अभी जो है कि कौन कौन सी आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये एक बार ब्रीफली जो है कि देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम जो है कि पूरा प्रॉपर ये देख ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं वहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, और हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सी है इसमें से स्टेटमेंट। तो जो है कि आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आरपीए एक्ट 1951 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1951 में है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैरियड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन। तो रजिस्ट्रेशन जो है कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है कि फॉलो अप किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी पार्टी जो है कि कैसे कैसे वर्क करनी चाहिए, कोई कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, जो कि पार्टी हेड, ये सब जो है कि क्राइटेरिया है, जो कि बहुत सारी चीजें हैं, उस पर नहीं जाएंगे, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। बाकी नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी जो है कि रिकॉग्नाइज है 4 और मोर स्टेट में होनी चाहिए। तो यस जो कि नेशनल लेवल की आपको पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो 4 या 4 से ज्यादा जो है कि स्टेट में जो है कि आपको जो है कि पॉलिटिकल पार्टी रहना चाहिए, स्टेट पार्टी। जैसे देखिए अभी रिसेंटली जो है कि आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था, क्योंकि जो है कि दिल्ली के साथ साथ जो है कि पंजाब और जो है कि आपके जो है कि 1-2 स्टेट में और में वहाँ पे 4 स्टेट से ज्यादा में जो है कि रिकॉग्नाइज हो गई थी, इसको नेशनल पार्टी स्टेटस दिया गया था। रिसेंटली जो है कि आप पार्टी बनी है ये।
देन जो है कि यहाँ पे देखें तो 1919 जनरल इलेक्शन जो है कि 6 नेशनल और 48 स्टेट पार्टी थी, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन, तो ये इस वक्त जो है कितने थे, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप देखिए ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी रिकॉग्नाइज होगी नेशनल पार्टी में, उसके क्राइटेरिया क्या है। देखिए पहला क्राइटेरिया है, ये बहुत हैशटैग जो है इसको माइंड में फीड कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना श्योर रहता है कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, सिक्योर करेगा 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट एट द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जो कि राज्य विधानसभा में जो कि असेंबली का एक इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो टोटल वोट में से 6% अगर वो वोट ले आते हैं, मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वोट है, 1 लाख का 6% क्या होगा आपका 6,000, तो 6,000 वोट जो है कि वो ले आते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वोट तो कि बहुत ज्यादा होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एटलीस्ट जो है कि 6% वैलिड वोट कहाँ लोकसभा में और दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कि 6% वोट हो, और इसके साथ साथ जो है कि या तो 4 सीट जो है कि हाउस ऑफ पीपल मीन जो है कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में जीते किसी भी स्टेट से, मीन जो है कि या तो एक स्टेट से 4 जीत ले, या जो है कि अदर डिफरेंट स्टेट से जितने भी स्टेट हैं वहां से 4 सीट को जीत ले, तो उनको जो है कि नेशनल पार्टी का एक क्राइटेरिया स्टेटस देने का। देन जो है कि अगर वो विन करें, यहाँ पे देखिए एक क्राइटेरिया में जो कि याद रखना क्या, 6% वैलिड वोट लोकसभा इलेक्शन या तो राज्य विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, उसके साथ साथ जो है 4 सीट जीतनी है कहाँ पे, किसी भी स्टेट या जो है कि एक से ज्यादा स्टेट में, और जो है कि या तो जो है विन करें एटलीस्ट 2% ऑफ द सीट इन दी हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें से आपका यहाँ देखिए वैलिड वोट की बात है, मीन जो 6% वैलिड वोट, यहाँ पे सीट की बात है, मीन जो है कि 543 का 2% कितना है, 11 सीट या तो जीत ले, ठीक है, तो जो है कि नेशनल पार्टी मिलेगा। एंड द मेंबर शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, मतलब ये 11 सीट जो लानी है वो 3 डिफरेंट स्टेट से हो, तो जो है वो एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होगी। तो इसको जो है कि क्या क्या याद रखेंगे, आपका जो है कि ये क्राइटेरिया 6% वैलिड वोट लोकसभा या राज्य विधानसभा में, ठीक, और 4 जो है कि सीट आनी चाहिए किसी भी स्टेट से या जो है कि एक से ज्यादा स्टेट से, और दूसरा जो है कि क्या है 2% जो है कि सीट ले आओ, 11 सीट इन दी लोकसभा जो कि 3 डिफरेंट स्टेट से आनी चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे, और अभी 8 नेशनल पार्टी है जो कि आपको याद रखना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इन दी रजिस्टर्ड, तो ये कौन करता है, इलेक्शन कमीशन जो है कि इसको करता है, जो कि हमने पढ़ा यहाँ से। देन जो है कि हु रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया जो कि रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज बाय दी विच एक्ट, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मींस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। देन जो है कि एक पार्टी को अगर जो है कि नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होना है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो हमें जो है कि बताना है। देखिए 5% ऑफ वोट, ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने आपको नहीं बताया। कंटेंट इलेक्शन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी जरूरी नहीं है। रिसीव पावर करें मोर देन 4 स्टेट्स में, तो ये देखिए यहाँ पे अगर पावर रिसीव करने की बात नहीं है, यहाँ पे सीट्स रिसीव करने की बात है। तो यहाँ पे सीट्स की बात होती तो हम जो है कि इसको करेक्ट मानते, तो ये जो है कि ये भी गलत है। देन रिसीव करें 5% ऑन दी 4 स्टेट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए कोई आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने जो है कि ये जो है कि क्राइटेरिया पड़े, विन 2% सीट देनी लोकसभा, जो है कि 6% वैलिड वोट होने चाहिए 4 स्टेट से, और जो है कि एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए 4 से मोर स्टेट में, तो ये जो है कि है। तो ये यहाँ पे जो है कि रिसीव पावर नहीं, यहाँ पे 4 जो है कि स्टेट पार्टी बनता, तो 4 से ज्यादा स्टेट में तो जो है कि नेशनल पार्टी होता, तो इसलिए जो है कि इसका कोई आंसर जो है कि डिटरमाइन नहीं है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, कह रहा है कि नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होना है तो एटलीस्ट जो है कि कितने परसेंट वोट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10% वोट इन 4 और मोर स्टेट, या 4% वैलिड वोट, या 15% वैलिड वोट इन दी 4 और मोर स्टेट, एंड कह रहा है कि एटलीस्ट 6% वैलिड वोट मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, तो जो है कि ये भी नहीं है। बाकी यहाँ पे 6% वैलिड वोट इन दी लोकसभा इलेक्शन में है, तो ये सब जो है कि गलत है। यहाँ पे ये है कि नन ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट, तो यहाँ पे जो है कि कोई भी जो है कि सही नहीं है। हमने जो है कि क्राइटेरिया पढ़ी थी, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली ये चीज याद रखेंगे, ये क्राइटेरिया होगा तो ही सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कि रिकॉग्नाइज होती है, पार्टी द स्टेट पार्टी हैज दी एटलीस्ट कितने स्टेट में, 4 स्टेट में, 4 स्टेट में जो है कि स्टेट पार्टी है तो वो नेशनल पार्टी जो है कि रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी। देन जो है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कि रीजनल पार्टी इफ जो है कि रिकॉग्नाइज एज द रीजनल पार्टी तब कब होगी, जब जो है कि यहाँ पे स्टेट पार्टी का देखिए स्टेट पार्टी यहाँ पे जो कि पहले आपको बता दूं कि हमारे जो है कि इलेक्शन सिंबल्स जो है कि दिस रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में कोई भी पार्टी है ये क्राइटेरिया मीट अप कर रही है तो उसे स्टेट पार्टी कहा जाता है। तो देखिए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के स्टेटस में डिफरेंस है। नेशनल पार्टी की क्राइटेरिया यहाँ पे है, ठीक। अब ये जो पढ़ रहे हैं वो स्टेट पार्टी के हैं। तो स्टेट पार्टी में क्या होना चाहिए, अगर पार्टी विन कर रही है 3% सीट्स
3 सीट्स मीन जो है कि 3 सीट्स या 3% ऑफ द सीट्स विच एवर इज ग्रेटर मीन जो है कि या तो कम से कम 3 सीट कर ले या 3% ऑफ दी सीट जो है कि ग्रेटर होगी जो इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ स्टेट की बात है तो खाली यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होगी तो जो है कि इसको स्टेटस मिल सकता है। अगर पार्टी विंस करे 1 सीट इन दी लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स एंड एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द कंसर्न्ड स्टेट मीन जो है कि लोकसभा के इलेक्शन में मीन जो है कि हाँ लोकसभा जो कि इलेक्शन हो रहा है फॉर एवरी मतलब हर 25 सीट में से एक सीट मीन जो है कि 25 का प्रोपोर्शन बना दिया गया है, एक सीट जो है कि जीत जाए तो जो है कि उनको जो है कि कंसर्न्ड स्टेट में जितने भी सीट जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं तो 80 सीट में क्या होगा 25 50 75 तो 3 सीट की बात हो गई। 3 या 4 सीट जीत जाए तो भी जो है कि स्टेट पार्टी जो है रिकॉग्निशन मिल सकता है। देन जो है पार्टी जो है कि लोकसभा सीट विद 6% में यहाँ पे देखिए लोकसभा जो है कि लोकसभा इफ द पार्टी विंस लोकसभा सीट विद 6% वोट में जो है कि 6% वैलिड वोट जो है कि फाइल हुए लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन में और 2 विधानसभा की असेंबली में विद 6% वैलिड वोट विद द स्टेट इलेक्शन तो भी जो है कि मिल जाएगा। या तो इसके साथ साथ क्या होना चाहिए मीन्स ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए लोकसभा इलेक्शन में 6% वैलिड वोट या तो दो विधानसभा सीट्स जो कि 6% वोट के साथ आनी चाहिए स्टेट इलेक्शन में उसके साथ। और स्टेटस ऑफ द पार्टी जो है कि बेस्टोड अपॉन द एंटिटी अगर कोई फेल कर रहा है टू फेल्स टू एनी सीट इन द लोकसभा और जनरल असेंबली तो मैनेज करेगा एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन द एंटायर स्टेट। तो जो ये 8% ऑफ द टोटल वोट्स पूरे स्टेट में भी ला रहा है तो इनमें से क्राइटेरिया जो कि मीटअप करेंगे तो जो है यहाँ पे हमारा ये जो है कि एक रीजनल पार्टी मीन जो है कि स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है कि थोड़ा समय जो है कि ब्रीफ कर दूं यहाँ पे जो है कि क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे देखिए वोट का क्राइटेरिया जब वोट की बात हो नेशनल पार्टी में जब वोट की बात हो वैलिड वोट की तो 6% वैलिड वोट होना चाहिए आपके असेंबली या तो लोकसभा इलेक्शन में और कहां से जो है कि 4 सीट होनी चाहिए जो है कि किसी एक स्टेट या ज्यादा स्टेट से। तो ये वोट की क्राइटेरिया है। बाकी सीट की तो 2% सीट जीत जाए लोकसभा इलेक्शन में 3 डिफरेंट स्टेट से ये क्राइटेरिया है। ये दो हमारे क्या होगी सीट से और वोट से। और तीसरा क्या है या तो रिकॉग्नाइज हो जाए स्टेट पार्टी जो है कि 4 और मोर स्टेट में। तो ये हमारी किसकी क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी जो कि बहुत ही सिंपल है तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि स्टेट पार्टी जब हो तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है ये क्राइटेरिया याद रखने हैं। तो ये क्राइटेरिया में है कि 3 सीट जीत जाए ठीक है या तो 3% ऑफ जो है कि वोट जो है ग्रेटर हो किसमें हमारे जो है कि विधानसभा इलेक्शन में या तो क्या करें कि एक सीट जीत जाए लोकसभा में हर 25 सीट पे जो कि मैंने आपको समझाया कि जैसे हमारे पास लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीट है तो जो है कि 25 50 75 तो 3 सीट आ रहा है तो 3 या 4 सीट का जो है कि रेशियो रखा जाएगा वो। नहीं तो यहाँ पे क्या है वोट परसेंटेज जो है कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखेंगे लोकसभा सीट में 6% वैलिड वोट या 2 विधानसभा सीट विद 6% वैलिड वोट या तो ये या तो फिर जो है कि टोटल जो है कि 8% जो है कि वैलिड वोट हो इंटायर स्टेट में तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट गेट्स द 4% इन दी स्टेट आइदर इन दी लोकसभा और असेंबली। तो ये देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। बाकी 6% वैलिड वोट इन स्टेट इन दी लोकसभा असेंबली तो ये हमारे नेशनल पार्टी का है। और यहाँ देखिए 8% वैलिड वोट कह रहा है कि आइदर इन दी लोकसभा असेंबली तो ये जो है कि एंटायर स्टेट में जो है कि वोट है तो ये जो है कि एक क्राइटेरिया फिक्स करता है हमारे रीजनल पार्टी के लिए। तो इसका जो है कि सी आंसर होगा। और देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बता दूं यहाँ पे डी आंसर भी लिया जा सकता है। क्यों क्योंकि देखिए ये तो डायरेक्ट कह रहा है कि स्टेट में है बट यहाँ पे देखिए 6% वैलिड वोट जो है कि स्टेट में आइदर इन दी लोकसभा तो ये कुछ जो है कि ये हमारा जो है कि या तो सीट विन कर ले मीन जो है कि यहाँ पे देखिए एक सीट विन हो जाए या तो 6% वैलिड वोट जो है कि लोकसभा या असेंबली में हो तो भी जीता जा सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा होगा कि यूपीपीएससी ने मेंशन डी एज द करेक्ट आंसर जो है कि विच इज इनकरेक्ट। तो जो है कि यूपीपीएससी ने जो है कि डी ले लिया था कोई भी नहीं होगा तो वो इसी रीजन से लिया था कि ये भी है। पर यहाँ पे देखिए साफ साफ वहां एक सीट के साथ लिखा है और या 6% के साथ तो यहाँ पे आप जो कंसिडर करेंगे वो 8% ऑफ दी वोट कंसिडर करना है आपको। आई होप ये थोड़ा जो है कि टिपिकल था जो है कि आप जो है कि इसको एक दो बार जो है कि रिपीट मोड पे सुन के और एक पेज पे जो है कि लिखने की कोशिश करिए कि हाँ देखिए यहाँ से लिख लीजिए नेशनल पार्टी और यहाँ लिख लीजिए स्टेट पार्टी। यहाँ लिखिए कि हाँ देखिए नेशनल पार्टी के लिए हमें जो है कि 2% वोट चाहिए एटलीस्ट 3 स्टेट में 2% वोट या तो जो है कि 6% वैलिड वोट चाहिए जो है कि किसी भी तीन फ्रॉम दी 1 या मोर स्टेट में या तो जो है कि 4 सीट्स चाहिए तो ये आप ऐसे लिख लीजिए 4 सीट्स और बाकी जो है कि 4 स्टेट पार्टी में जो है कि मोर देन 4 स्टेट में जो है कि पार्टी बन जाए। तो ये सब जो है कि ऐसे लिख के आप रिवाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन जो है कि कैसे मिलेगा। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करिए देन जो है कि मैं इसको समझा देता हूँ आपको।
यहाँ पे कह रहा है कि 6% सिक्योर कर रहे हैं वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न। तो यहाँ देखिए यस, ये करेक्ट है, 6% वैलिड वोट की बात की है। कह रहा है कि 2 असेंबली सीट जीत जाए जनरल इलेक्शन में एट द कंसर्न स्टेट, ये भी जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं 4%, तो देखिए 4% कहीं है तो याद ही नहीं रखना है, 4% बात करें सीधे गलत करना है, क्योंकि हमने पढ़ा 2% पढ़ा है, 6% पढ़ा है, 8% पढ़ा है, तो 4 की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो 4 आया, गलत करो। ठीक। देन जो है कि सिक्योर करे 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो ये जो है कि 6% क्राइटेरिया नहीं है, तो जो है कि ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 करेक्ट है और सी हमारा आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल, द वर्ड नेशनल इन द आईएनसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये जो है कि रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये जो है कि पूछ रहा है कि नेशनल पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें जो है कि नेशनल वर्ड कहाँ से आया, तो ये जो है कि रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल की वजह से जो है कि ये लिया गया था। बाकी जो है कि देखिए कुछ पार्टीज क्वेश्चन है उसको थोड़ा फास्ट ऑफ मोड पे करेंगे। यहाँ पे देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है कि फॉर्म हुई थी 1919 में, तो ये जो है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है कि कहलाई गई थी 1990 में कांग्रेस पार्टी। तो इसको जो है कि स्प्लिट हुआ था जो कि आपके 10 जून 1919 में शरद पवार जो है कि शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर जी ने जो है कि स्प्लिट कर दिया था नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी जो है कि बना ली थी, ये याद रखना है। देन जो है कि यहाँ कह रहा है कि सर्टेन आपके जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि आर दी नेशनल पार्टीज, तो हमें बताना है कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशल पार्टी, ये सब जो है कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है इसमें से, तो जो यहाँ की डी आंसर हो जाएगा, जो कि 1995 का क्वेश्चन था। अभी देखिए करंटली जो है कि 6 जो है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कि नेशनल पार्टी है, जो कि क्या है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट वाली, और जो है कि नेशनल पीपल ऑफ इंडिया पार्टी जो कि एनपीपी, ये जो है कि 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो है कि अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है एज ऑफ द करंट स्टेटस। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए शायद यहाँ जो है कि पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी रखा है, तो करंटली ये स्टेटस नहीं है, ये स्टेटस जो है कि अपडेटेड स्टेटस ये है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि यहाँ से आप ये याद रखेंगे कोई 6 पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी नेशनल पार्टीज हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी इन 2016, तो 2016 में कौन से टीएमसी, टीएमसी जो है कि नेशनल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, 2016 की बात है, तो ये देख लेंगे ऑल इंडिया टाइम कांग्रेस, जो कि अभी जो है कि ये नेशनल पार्टी नहीं है। देखिए इसमें टीएमसी का नाम नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि आपको याद नहीं रखना है, अभी नहीं है टीएमसी नेशनल पार्टी। देन जो है कि यहाँ पे देखिए 14 का क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये बने थे। अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जो है कि पार्टी प्रेसिडेंट है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं आप ब्रीफली पॉज करके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फॉलोइंग पार्टी के जो कि नेशनल पार्टी जो है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज, तो समाजवादी पार्टी जो है कि नेशनल पार्टी नहीं है, बाकी एनसीपी जो है कि अभी अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो जो है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है कि स्प्लिट पार्टी थी, ये भी नहीं है। आपको जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि याद रखना है, तो बस इतनी जो है कि पार्टी जो है कि नेशनल पार्टी है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी को भी, जो उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी है माननीय अखिलेश जी की, तो उनकी पार्टी भी अभी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये याद रखें, जो कि हमारे फाउंडेशन ऑफ द मुलायम सिंह यादव जी ने जो की पार्टी बनाई थी। देन जो है फॉलोइंग जो है कि रीजनल पार्टी जो है कि इसमें से कौन सी है, तो अकाली दल जो है कि रीजनल पार्टी है, जो कि पंजाब की है, याद कर रखना है आपको। यहाँ पे फॉलोइंग जो है कि नॉट अ नेशनल पार्टी, तो यहाँ पे नेशनल पार्टी जो है कि तेलुगु देशम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआई है, आईएनसी जो है कि नेशनल पार्टी है, जो कि हमने पढ़ा 6 पॉलिटिकल पार्टीज में ये है। देन आम आदमी पार्टी जो है कि अब जो है कि रिकॉग्नाइज हो गई है, कैसे, हमारी नेशनल पार्टी जो है कि ये पुराना क्वेश्चन था, तो ये जो है कि नेशनल पार्टी स्टेटस में है, तो ये जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन है, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर है, जो कि हमारे जो कि बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1936 में इन्होंने जो कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो है कि स्थापना की थी, स्टेब्लिशमेंट, तो ये जो है कि फॉर्म हुआ था। देन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्टेन पार्टीज फॉर्म बाय द बी आर अम्बेडकर, तो यहाँ पे कौन कौन सी करेक्ट है, तो देखिए पीजेंट वर्कर सोसाइटी नहीं की थी, बाकी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और लेबर पार्टी जो है कि बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म की थी। बाकी पीजेंट ऑफ द वर्कर इंडियन सोसाइटी जो है ये जो है कि फॉर्म की थी, फाउंडेड ऑन दिस डेट बाय द काजी नजरुल इस्लाम, जो कि ये जो कि आप नाम याद रखेंगे, जो कि सच जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट ये आपको थोड़ा जो है कि ब्रीफ रहना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो जो है कि कर लेते हैं, जो कि कुछ रेक्टिफिकेशन वाला काम आप थोड़ा अपने से होमवर्क में करेंगे। देन यहाँ जो है कि लिस्ट दी है कि ईयर ऑफ फाउंडेशन मिलाना है, तो ये जो है कि डायरेक्ट यहाँ से जो है कि आपको रखना है, इसको जो है कि रख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये जो कि क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, ये सब जो है कि आपको रखना है, तो यहाँ से आपको ये रखना है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सीपीआई की फॉर्मेशन की, जो कि डिवाइड हुई थी। सीपीआई मींस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है कि मार्क्सिस्ट वाली, तो किस ईयर में डिवाइड हुई थी, 64 में जो है डिवीजन हो गया था, जो भी रीजन रहा हो।
देन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताना है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, तो देख सकते हैं कि भारतीय समाज पार्टी जो है कि 84 में हुई थी, आईआरटीसी जो है 98 में। ये जो है कि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो इम्पोर्टेंट पार्टीज जो थी वहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें भी ये कवर हो जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा जो है कि ब्रीफली कर लीजिए, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जब कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तो वहाँ पे और अच्छे से देख लेंगे। देन जो है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, किस फॉर्मेशन में है। तो देखिए पहले जो है कि कौन कौन सी पार्टी फॉर्म हुई है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे सारी पार्टीज का जो है एक जो है कि स्टेट लिस्ट है। बीजेपी का फॉर्म हुई थी 1980 में, कांग्रेस जो है कि 80-85 में ए ह्यूम ने फॉर्म की थी, देन सीपीआईएम जो है कि 64 में। तो ये सब जो है कि आप देख के इनको याद रखेंगे, कि इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड यूनियंस है और जो है कि पार्टी एफिलिएशन, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें जो है कि मैच करना है। तो इसको आप एक बार ब्रीफली पॉज करेंगे और जो है कि इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे है कि जो भी हमारी भारतीय मजदूर संघ थी वो एक बीजेपी से एफिलेटेड है, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन जो है कि आईएनसी से एफिलेटेड है। सारे देखिए ट्रेड यूनियंस किसके होते हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए, आपको पार्टी में जो है कि वर्कर्स चाहिए, तो ट्रेड यूनियन जैसे प्रोविजन हो गए, आप जो है कि पार्टी के वर्कमेंस होते हैं, जैसे कार्यकर्ता सुनते होंगे, तो ये सब पार्टी के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो कि पार्टी तो जैसे भारतीय जनता पार्टी इज द बिगर टर्म, जो कि ये ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर है। देन यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे जो है कि इनके जो है कि ट्रेड यूनियन जो है कि और जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही होंगी। देन इनके हर जगह देखिए रीजनल ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस, फिर इस रीजनल ऑफिस में जो है कि एक जो है कि इनका जो है कि हेड बैठता है और वहाँ पे जो है कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स होते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो इसी तरह ट्रेड यूनियन जो है कि किससे किससे एफिलेटेड है, तो भारतीय मजदूर संघ जो है कि बीजेपी से है, और आईएनटीसी जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन जो कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से, और ऑल इंडिया ट्रेड जो है कि सीपीआईएम से है। तो सीपीआई से, सॉरी सीपीआईएम से नहीं, सीपीआई से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, तो याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन फ्रंट जो है कि दिस टाइम में, तो ये जो है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे देख इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो कौन नहीं थे यहाँ पे जो है कि ये पार्टी भी थी, ये था, तो ये जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे। देन यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे ईयर और वोट परसेंटेज 9 क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना वोट परसेंटेज का क्वेश्चन है। देन जो है यहाँ पे है गिवन जो है कि लिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अलॉन्ग विद द सीट दी गई है, तो यहाँ पे बताना है 2000 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो है कि रीसेंट इलेक्शन हो तो उसको देख सकते हैं, जैसे 13वीं लोकसभा का है, तो अभी जो है कि 18th लोकसभा चल रही है, तो ये जो है कि सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। देन कह रहा है कि लोकसभा इलेक्शन जो है कि 1989 का मार्क द एंड ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम, और जो है कि बात कर रहा है कि यहाँ पे आईएनसी जो है कि इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 1819 दी लोकसभा जनरल इलेक्शन। तो ये देखिए लोकसभा जनरल इलेक्शन की कुछ जो है कि आपको पार्टी मीनिंग याद रहनी चाहिए, जिसको जो है कि एक लिस्ट में आप बना के कर सकते हैं। या तो जो है कि लक्ष्मीकांत बुक है, लक्ष्मीकांत बुक, तो उससे जो है कि आप रेफर करेंगे तो उसमें जो है कि टेबल जो है कि अच्छे से प्रोवाइडेड है, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीफली पॉज करके। देन जो है कि यहाँ है असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी कंटेन्स द सम पॉलिसी गाइडलाइन इन द नेशनल एजेंडा, सम फ्यू गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इट्स गवर्नेंस। तो यस इट इज करेक्ट, और जो है कि डिस्कस करता है लॉट ऑफ द थिंग्स इन द डिटेल। तो ये पार्टी मैनिफेस्टो की बात हो रही है, जहाँ पे ये जो है कि करेक्ट है, और जो है कि नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे पार्टी मैनिफेस्टो की जो है कि हर चीज को डिटेल में जो है कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, बट जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि रीजनल पार्टी नॉट इन दी पावर, तो यहाँ पे रीजनल पार्टी केरला में कह रहा है कि स्टेट रीजनल पार्टी नॉट इन दी पावर, तो यहाँ केरला में जो है कि ऐसा नहीं है, तो 97 के, तो ऐसा सच अभी तो नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए केरला में जो है कि गवर्नमेंट जो है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस और द कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी फॉर्म की थी अल्टरनेटिवली, बोथ पार्टी जो है कि नेशनल पार्टी थी, पर जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ये जो है कि क्या किया, डिवाइडेड दिस। तो यहाँ पे देखिए अभी रीजनल पार्टी जो है कि ये इसका जो है कि आंसर बता रहे हैं, ये उस टाइम तो केरला था आंसर, बट एज ऑफ नाउ तो ये प्रेजेंटली जो है कि जम्मू कश्मीर जो है कि नॉट स्टेट है, तो जो है कि ये याद रखेंगे आप, क्योंकि ब्रीफली आई होप क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन पे, तो यहाँ पे बताना है असर्शन क्या कह रहा है कि the political parties which form the government represented the majority of seats secured in the election of the House of People at the center of the legislative assembly in the state but not the majority party votes। देन जो है कि इसको एक बार ब्रीफली आप पॉज करके जो है कि अटेम्प्ट करिए कि जो है कि क्या है, देन इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है कि रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट सिस्टम इज डिसाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ द रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का एसेंस ये है, यहाँ पे असर्शन जो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट
जो कि मेजोरिटी ऑफ सिक्योर जो है कि इलेक्शन होना चाहिए। मीन जो कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट बना रही है तो उसे मेजोरिटी ऑफ सीट्स लाना जो है कि जरूरी नहीं कि मतलब मेजोरिटी ऑफ सीट हो, पर जो है कि उन्हें अगर वो जैसे एक पार्टी जो है पार्टी ए बी जीत रही है तो ये जो है कि कॉलिशन से ही बना सकती है, पर मेजोरिटी ऑफ द सीट चाहिए होगी टू सिक्योर द इलेक्शन इन दी लोकसभा एट द सेंटर और असेंबली इन दी स्टेट, बट नॉट दी मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बात नहीं है, मीन मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बात होगी जैसे 50% वोट चाहिए, मीन जो है कि 100 में से 51 वोट मिले, ऐसा नहीं है। आप जो है कि पार्टीज जो है कि अपने पास जो है कि 30% वोट से भी जो है कि वो कर सकती है, मीन जो है कि 30% वोट लेके अगर मेजोरिटी ऑफ सीट्स को सिक्योर कर ले रही है तो वो जो है कि हमारी गवर्नमेंट पे आ जाती है। तो असर्शन जो है करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन बेस्ड ऑन द मेजोरिटी वोट सिस्टम इज डिसाइडेड ऑन द रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ द वोट सिक्योर्ड। तो ये भी जो है कि क्या कह रहा है कि जो भी मेजोरिटी वोट सिस्टम है डिसाइड करता है बेसिस ऑफ द रिलेटिव मेजोरिटी वोट सिक्योर्ड। तो जो कितने रिलेटिव वोट सिक्योर हुए हैं, मान लीजिए पांच, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए बी सी डी है, तो इनके रिलेटिव देखे जाते हैं। मीन जो है कि सबसे ज्यादा वोट में जान लीजिए यहाँ पे 1 लाख वोट है, 1 लाख में से जो है कि 40,000 इनको पड़ गया, 20,000 इनको पड़ गया, 10,000 इनको पड़ गया, 15,000 इनको पड़ गए। तो ये जो है कि मेजोरिटी वोट यहाँ रिलेटिव वोट देखा जाता है, इनका सबसे ज्यादा है, तो ये जो है कि डिक्लेयर हो गए विनिंग। यहाँ दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट जो है कि एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, असर्शन कह रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ द 33% ऑफ द वुमेन सीट्स इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जो है कि गलत है, ये आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि होगा, जो कि हमारे जो 106 अमेंडमेंट अभी इसको रिसेंटली पास हुआ है, तो ये जो है कि अप्रूवल दिया गया है। देन जो है कि पार्टीज जो है कि कंटेस्ट, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए अगर ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली हम आंसर पे तो आ जाते हैं, पर जो कि इसको भी देख लेते हैं। रीजन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रही है 33% जो है कि वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं, ये जो है कि ये करेक्ट है, ये जो है कि गलत है। तो ये जो है कि आप इसको ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये लिखा हुआ है जो कि आर्टिकल 330 से 334 में बात होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, जो कि 33% जो है कि सीट्स फॉर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कन्वेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी मोदी जी ने रिसेंटली पास किया था पिछले साल में। तो ये जो है कि याद रखेंगे आप, जो कि इंप्लीमेंट कब होगा, डीलिमिटेशन कमीशन के बाद इंप्लीमेंट होगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे देयर इज नो फिक्स्ड पार्टी सिस्टम इन इंडिया और देयर इज टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे देखिए जानते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और कोई पॉलिटिकल पार्टी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि बोथ ए आर जो है कि ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, जो है पार्टी सिस्टम जो है कि पार्ट ऑफ द लार्जर पार्टी सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये आपको देखना है कि मीन जो है क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टी सिस्टम जो है पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम अमंग द पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये आप याद रखेंगे। देन assertion और रीजन है, इंडिया हैज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द करेक्ट, हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन फॉर द मेनी सोर्सेज। देन जो है कि ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इन इंडिकेटर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन। तो ये जो है कि स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है कि मीन जो है कि रीजनल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होना रीजनल एस्पिरेशन से बात करता है। मीन जो है कि लोग जो है कितना ज्यादा पॉलिटिकल डिमांड्स को रख रहे हैं और जो है कि अपनी नीड को ऊपर बढ़ाने के लिए, तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जो है कि ये इसका जो है लिंक नहीं है किसके वजह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेमोक्रेसी की वजह से है और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करवाने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो कि इन सब चीज को सप्लीमेंट करता है। बाकी यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट है बट नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये जो है कि रीजनल एस्पिरेशन और रीजनल पार्टीज की वजह से नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। देन इसको आप पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ कह रहा है कि कैन बी कंसीडर्ड एज दी प्रेशर। तो जो है कि यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज ए प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप की बात है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, दोज ग्रुप्स जो है कि मेड करते हैं इनडायरेक्टली जो है कि फॉर्मूले जो है कि ये थोड़े जो है कि जैसे हमारे यूनियंस होते हैं, यूनियंस किस लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज होती है वो स्ट्राइक आउट करके में जो है कि अपना जो है कि स्ट्राइक करने के प्रोविजन से वो अपनी बात को सामने रखते हैं और जो है कि अपने जो है कि मुद्दों को रिजॉल्व करवाते हैं। प्रेशर ग्रुप भी जो है कि ऐसे एक फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप जो है कि अपनी बात को जो है कि प्रेशराइज करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सही से वर्क करे या कोई भी अथॉरिटी जो है सही से वर्क करे। तो ये मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन से आते हैं, तो जो है कि मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो ये आप याद रखेंगे। जो कि प्रेशर ग्रुप जो है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जिसमें डज नॉट पुट अप कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन बट सीक्स टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी और लेजिस्लेशन को जो है कि इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन इनर पार्टी डेमोक्रेसी जो है कि स्टैंड किससे होती है, तो ये पीरियोडिकली इलेक्शन विद इन द पार्टी टू इलेक्ट द ऑफिस ऑफ बियरर ऑफ द पार्टी। मीन जैसे जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं या जो कि जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, तो ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहलाती है जिसमें इलेक्शंस करा के वो अपने पार्टी के इंटरनल मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। The next कह रहा है कि who among the following scholar described the party system in India in the early years of the independence as the one party dominant system। तो यहाँ पे जो है कि रजनी कोठारी जी जो है चूज किए गए थे। तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। बाकी देख सकते हैं व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि हमारा शेड्यूल क्या है, शेड्यूल 10, ये कब पास हुआ था, तो ये जो है कि आपका पास हुआ था
15 फरवरी 1985 को जो है कि पास किया गया था, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है कि आपका जो है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें आर्टिकल 101, 2, 90 और 91 जो कि डील करता है हमारे 10th शेड्यूल से, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पीपल्स की बात हुई है। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नॉट कवर्ड बाय द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात है कि इसमें जो कौन से कवर नहीं है। देखिए एन ब्लॉक डिफेक्शन इन द पार्टी, यस जो है कि ये कवर किया जाता है कि कोई भी जो है कि पार्टी जो है कि कुछ अपने मुद्दों को जो सही से वो नहीं कर रही, तो जो है कि इसको इंक्लूड किया गया। फिर लार्ज डिफेक्शन इन द पार्टी ऑफ द वेरियस स्पेल, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी स्मॉलर डिफेक्शन जो है कि स्पेल में पार्टी मेंबर जो है कि कास्ट वोट कर रहे हैं टू द टॉपर और सपोर्ट द गवर्नमेंट, तो जो है कि इन सबको डिफेक्शन में इंक्लूड किया गया है, इसको नहीं किया गया है। और यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट कवर्ड कैसे लार्ज डिफेक्शन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट ईयर। तो यह जो है कि 1985 में जो है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज हुई थी। तो ये आपको ईयर याद रखना, 1985 का ईयर था व्हेन द पार्टीज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। देन जो है कि मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस कंडीशन में जो है कि रिकॉग्नाइज होंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कोई भी जो है कि आई होप इसको जो है कि आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा ऑप्शंस को, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कंडीशन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने की। तो ये याद रखिएगा, इफ ए मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ द अनदर पार्टी, तो मर्जर टेक प्लेस व्हेन द टू थर्ड मेंबर ऑफ द पार्टी हैव बीन एग्रीड टू सच मर्जर। मीन जो है कि पार्टी जो है कि मर्ज हो कब, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अनदर पॉलिटिकल पार्टी में जो है कि कैसे मर्ज हो रही है। मीन मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की बात है किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो तभी होगा जब उसके जो है कि टू थर्ड मतलब जो है कि नॉट लेस देन टू थर्ड मेंबर जो है कि लेजिस्लेशन पास करे, मीन जो है कि मर्ज होने के लिए। मीन जो है कि पार्टी जो है कि ए और पार्टी बी दोनों को आपस में मर्ज होना है। तो यहाँ पे इस पार्टी ए को जो है कि पार्टी बी में मर्ज होना है, तो यहाँ पे 2/3 मेंबर की जो है कि सहमति चाहिए होगी, तो हम जो है कि इस पार्टी में मर्ज हो जाए। तो ये जो है कि प्रोविजन आप याद रखें। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए एक सर्टेन स्टेटमेंट है एंड दी अबाउट दी एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया की बात है और हमें बताना है कि यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सीधे कह रहा है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर अगर अपॉइंट हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, नॉमिनेटेड मेंबर जो है कि अपॉइंटेड है और जो है कि वो कोई ज्वाइन कर ले पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ, ज्वाइनिंग पार्टी विद इन 6 मंथ जो है कि अपॉइंटमेंट टू दी हाउस, तो जो है कि विद इन 6 मंथ नहीं, अगर जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 कर रहे हैं तो वो जो है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होते, अगर आफ्टर कर रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन जो है कि सेकंड कह रहा है कि लॉ प्रोवाइडेड है किसी टाइम फ्रेम में विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिफाइन द डिफेक्शन केस। तो यहाँ पे जो है कि यस, यहाँ कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी देखिए ये सब डिफेक्शन लॉ से एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको थोड़ा जो है कि मैं लिबर्टी लेते हुए इनको स्किप कर रहा हूँ। बाकी इनको एक बार आप पॉज करके अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा कि मीन जो है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है कि मैटर अप्लाई किसको नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे हमारे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पार्लियामेंट या स्टेट हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के अपॉइंट होते हैं, जैसे जानते हैं हम, तो वाइस चेयरमैन या स्पीकर बनते हैं, तो जो है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी जो है कि लीव करनी होती है, तो उस कंडीशन में उनको डिस्क्वालीफाई पार्टी से नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो है कि क्योंकि वो पार्टी के मेंबर ही नहीं रहते और बाद में अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो जो है कि पॉलिटिकल पार्टी से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं फेस करते थे। यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये सब जो है कि पुराने क्वेश्चन है, तो इन सबको जो है कि मैं लिबर्टी लेते हुए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, तो इनको आप जो है कि एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। हम जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से जो भी रिलेटेड चीजें हैं तो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ जो है कि बात हो रही है कि देखिए हमारे पार्ट 17 में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 343 टू 351 जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात है किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज की। और 343 मेंशन करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया शुड बी हिंदी। मींस हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में। और यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि न्यूमेरिकल वर्जन जो डिजिट्स यूज होंगी वो इंटरनेशनल फॉर्म की होंगी, ना कि जो है कि हमारा हिंदी वाला 0 1 2 3 4 5 ये वाला जो है कि न्यूमेरिकल नहीं फॉलो करना, हिंदी को फॉलो करते हुए। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, बट जो है कि इसको फॉलो करते हुए देवनागरी स्क्रिप्ट जो कि डिजिटल कहाँ से फॉर्म होंगे, इंटरनेशनल फॉर्म में। तो ये मेंशन है। बाकी 344 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है कि पावर है कि वो कोई भी कमीशन रिलेटेड टू दी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट सच कमीशन जो है कि चेयरमैनशिप ऑफ द बीईजी घर जो है कि 1995 बनी थी। और बाकी जो है कि अदर प्रोविजन है कि 30 मेंबर जो है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे, जिसमें 20 जो है कि आपके लोकसभा से और 10 जो है कि राज्यसभा से आएंगे। और देखिए यहाँ 8 शेड्यूल की बात है। 8 शेड्यूल में कितनी हमारी इनिशियल लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी।
एज ऑफ नाउ जो है कि 22 लैंग्वेज है। तो ये सब बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज और 22 लैंग्वेज है। यहाँ पे जो है कि बाद में सिंधी जो है कि 21 से, और बाकी 30 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है कि 71st अमेंडमेंट एक्ट से, और बाकी बोडो, डोगरी, मैंथाली, संथाली जो है, मैथाली और संथाली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। बाकी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे इंडिया में देखिए 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन सी है? वो है आपकी तमिल, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, संस्कृत, कन्नड़ा, कन्नड़ा, उड़िया और मलयालम। ये जो है कि मलयालम जो है कि हमारे 6 जो है कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। आई होप इतनी चीजें आपको जो है कि समझ में आई होगी। और आर्टिकल्स याद रख रहे हैं तो इसमें देखिए 343 से 351 में आपको एक 343 याद रखना है। देन जो है कि आपको 345 याद रखना है। 345 जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। 345 आर्टिकल जो है कि बात करता है किसकी? लैंग्वेज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट और यूनियन, जो है कि इसको याद रखना है। देन जो है यहाँ पे अब 350वां आर्टिकल याद रखेंगे, जिसमें जो है कि 350 बी में हमारे जो है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो कि बात की गई है। तो ये सब जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और बाकी ये याद रखना है कि 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आगे जो है कि कोई आर्टिकल आएगा तो मैं वही क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोवाइडेड है कि इनिशियली जो है कि परमिटेड किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज को, क्योंकि जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हिंदी को जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि साउथ में जो है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस फॉलो होती थी, तमिल, तेलुगु, तो उनको जो कि हिंदी से प्रॉब्लम थी। तो इंग्लिश को जो है, इंग्लिश को एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया। जो इनिशियली ये प्रोविजन कितने साल के लिए प्रोवाइड किया गया? ये प्रोविजन जो है कि 15 साल के लिए प्रोवाइड किया गया। और ये जो है कहाँ मेंशन है? हमारे आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में तो हिंदी मेंशन है कि देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगी, जिसमें जो है डिजिटल फॉर्मेशन जो है कि इंटरनेशनल फॉर्म की होंगे। तो यहीं पे जो क्लॉज 2 है इसका सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो कि बात करता है कि 15 साल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए जो है कि इंग्लिश ही चूज की गई है। तो ये जो है कि देखिए आज तक जो है कि मुद्दा बना हुआ है, जो कि इस पे डिबेट चलती रहती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है कि बाकी अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज से वो लोग सॉर्टेड आउट फील करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि हमारी जो है कि 15 साल के लिए बनाया गया था, और जो है कि अदर प्रोविजन हम लेटर देखते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोजीशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कहाँ मेंशन है? ये 345 में मेंशन है। 345 क्या बात करता है? हमारे प्रोसीजर जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की बात करता है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इंटर कम्युनिकेशन मीन्स स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में, ये जो है कि इस आर्टिकल में मेंशन है, जिसको आप एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं है, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि यहाँ पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। यहाँ पे 2/3 ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी जो है कि चाहिए होगी ऑफिशियल लैंग्वेज को अमेंड करने के लिए। और बाकी जो है कि स्टेट के ट्रांजिशन मीन जो है कि आपके ए स्टेट और बी स्टेट में जो है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या है उसके लिए कौन सी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए जो है कि डिटरमाइन नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ दोनों आंसर जो है कि करेक्ट माने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली बात की प्रोविजन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ यूनियन और सेंटर की बात हो तो यूनियन जो है कि बात कर रहा है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की, वहाँ 2/3 की बात होगी। अगर स्टेट टू स्टेट जो है या स्टेट टू यूनियन तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी की। मान लीजिए तमिलनाडु से हमारे जो है यूनियन गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं, उसके लिए कौन सी सिंपल मेजोरिटी है। चेंज करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज को जरूरत पड़ेगी। बाकी जो है कि अगर पूरे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज इंटर स्टेट और उनको चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन को ऐसा मत देखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक तो यही लिखा गया है कि कमीशन ने इंग्लिश और हिंदी वर्जन को देखते हुए कहा है। बाकी ये सॉरी बातें हम कर चुके हैं, और यहाँ पे ये कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो फ्रेंड्स यू शुड नॉट सी दिस, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो यहाँ पे जो कि सिंपल से याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि 2/3 मेजोरिटी यूनियन की लैंग्वेज चेंज करने के लिए, मतलब पूरे इंडिया की लैंग्वेज, और सिंपल मेजोरिटी बिटवीन यूनियन और स्टेट के कम्युनिकेशन, और स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेशन के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। देन आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और कह रहा है कि हमें बताना है करेक्ट क्या है अबाउट दी लैंग्वेजेस मेंशन इन दी इंडिया। यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट कैन कंपेल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू चूज देयर मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्राइमरी स्कूल, ये कह रहा है। देन जो है कि कह रहा है कि अंगिका इज नाउ शेड्यूल एट द 8th शेड्यूल लैंग्वेज
ना, और हिंदी जो है कि नेशनल लैंग्वेज है तो ऐसा कुछ नहीं है। बोडो इज रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी जो है कि इस टाइप स्टेटमेंट जो है कि मदर टंग या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को नहीं है, ये हम जो है कि इंस्ट्रक्ट करते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि सेल एंडेवर टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर लैंग्वेज टंग, तो ये कहाँ मेंशन है, यहाँ पे 350A में मेंशन है। तो यहाँ पे जो है कि टाइम टू टाइम जो है कि गवर्नमेंट जो है कि अपने जो है कि प्रोविजन बताती रहती है, जो कि सर्टेन पावर देती है कि मदर टंग में जो है कि प्राइमरी स्टेट पे लैंग्वेज, ये कहाँ मेंशन है, 350A में जो है कि इसका मेंशन है, जिसको आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे, जिसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिससे आया था उसका रूल है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। देन जो है कि आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कमीशन जो है कि स्टैब्लिश कब हुई थी, तो ये 1955 में हुई थी, बीजी घर, जो कि मैं आपको जो है कि ऊपर जब डिटेलिंग कर रहा था तभी ये हमने चीज देखा था, तो ये आपको याद रखना है। बीजी घर जो है कि 1955 में पहले जो है कि चेयरमैनशिप कमीशन बनी थी, जो कि अंडर थी आर्टिकल 344, जिसमें प्रेसिडेंट हमारे एम्पावर है, प्रेसिडेंट एम्पावर है कोई भी जो है कि कमेटी या कमीशन बनाने के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एडेड इन द 2003, तो यहाँ पे देखिए संथाली जो है कि ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें हमारी एक याद रख सकते हैं BDMS जो है कि बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली जो है कि 2003 में ऐड की गई है बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि प्रोविजन देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सारी लैंग्वेजेस मेंशन है, तो इसको आप ब्रीफली पॉज आउट करके पढ़ सकते हैं। देन देखिए 93 में जो है कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, तो यहाँ से ऊपर से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 93 में जो है सिंधी की गई थी, तो देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है कि हमारा ऐड की गया कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये तीनों ही ऐड की गई थी, तो यहाँ पे जो है कि वो आंसर में ही नहीं है। देन जो है नेक्स्ट देखें तो कौन से एक्ट से जो है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि हमारी जो है कि 22 लैंग्वेज बन गई थी, तो यहाँ पे देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि 4 बाद में ऐड हुई, तो वो 22 बन गई थी, तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, तो भोजपुरी जो है कि अभी 8th शेड्यूल में नहीं है, बात चल रही है, देखिए कब तक इंक्लूड होता है, और अपना ये कमेंट सेक्शन बताइए, यूपी वाले लोग जो पूर्वांचल साइड में रहते हैं, क्या भोजपुरी इंक्लूड होनी चाहिए कि नहीं, तो होनी तो चाहिए, बस अपना ओपिनियन आप बताइए थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए सेशन में, कि भोजपुरी जो है कब तक इंक्लूड करानी चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि नहीं ये डिसीजन। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं लैंग्वेज हैज टू बी एडेड इन द 8th शेड्यूल, तो यहाँ पे जो है कि देखिए सिंधी और जो है कि पंजाबी जो तक अब तक नहीं हुई है, बाकी कोंकणी ये सब जो है, तो ये आप जो है याद रखेंगे। सिंधी और कोंकणी जो है कि हमारी जो है कि है, बाकी संस्कृत और पंजाबी नहीं है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे जो है कि फ्लो में गलत हो गया, तो सिंधी और कोंकणी जो है कि इंक्लूडेड है, बाकी संस्कृत पंजाबी नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नॉट इंक्लूडेड यहाँ पे जो है कि राजस्थानी जो नहीं है, बाकी गुजराती, कश्मीरी, डोगरी है। यहाँ पे जो है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेपाली, कोंकणी और मणिपुर आई है। देन जो है कि नॉट इंक्लूडेड जो है कि 8th शेड्यूल में कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि इंग्लिश नहीं है, बाकी जो है कि लैंग्वेजेस है, तो ये जो है कि याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए संस्कृत भी इंक्लूडेड है, जो कि थोड़ा यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी है। 14 नंबर पर संस्कृत है, यहाँ पे मैं स्किप आउट कर गया था, थोड़ा मिस जोन मेरे से भी हो जाता है, तो यहाँ पे खाली पंजाबी नहीं है, बाकी आंसर ये होनी चाहिए। ये 1990 की बात है, तो ये बाद में लेटर ऑन ऐड की गई है, क्वेश्चन के हिसाब से जो है कि है 1990 में जो है कि ये दोनों जो है कि इंक्लूडेड थी, ये नहीं थी, बाद में ये ऐड की गई है, तो ये सब जो है याद रखना है आपको। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड ये हमने कर लिया। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल जो है कि कितनी है, तो जो है कि एज ऑफ नाउ 22 है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आंसर हो सकते थे, अभी जो है कि 22 है, तो याद रखना है। बाकी नंबर ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड जो कि 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज है। देन जो है कि यहाँ बात कर रहा है कि संस्कृत हैज बीन ऑफिशियल लैंग्वेज और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ये उत्तराखंड की सेकंड संस्कृत जो है कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये जो है कि 2010 में डिसीजन लिया गया था आफ्टर द चीफ मिनिस्टर दिस, जो है कि उन्होंने जो है कि ऋषिकेश को एक संस्कृत सिटी कहा था, तो वहाँ पे जो है कि सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कि संस्कृत को उत्तराखंड में बना दी गई थी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ कह रहे हैं कि लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, यहाँ पे बंगाली, तो बंगाली जो है कि सेंसस में देखी गई थी, ये लार्जेस्ट लैंग्वेज जो है कि बोली जा रही है। देन जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस लगाना है हमें, तो करेक्ट सीक्वेंस इनका क्या है, बंगाली तो मराठी, तेलुगु और तमिल में, तो किस किस ईयर में ऐड हुई है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बोलने के हिसाब से परसेंटेज जो है कि आप देख सकते हैं कि बंगाली 8% बोली जा रही है, तेलुगु 7%, मराठी 6%, तमिल जो है कि इतने परसेंट, तो इसको जो है करेक्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं परसेंट ऑफ हिंदी स्पीकिंग, तो 2001 का जो सेंसस डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये बताया गया है कि 41% जो है कि हमारे 2001 में बताया गया था, कितने परसेंट बोल रहे हैं, ये 43.6% जो है कि सेंसस 2011 में बताया गया। अभी देखिए जो है कि रिसेंट सेंसस हमारा होना था 21 वाला, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, फिर 22, 23, 24, 25 इलेक्शन और अदर रीजन की वजह से नहीं हो पाया, तो ये 26 में कंडक्ट होने का आने की संभावना है, तो देखिए अभी काम चल रहा है, तब देखते हैं कि हमारे हिंदी परसेंटेज और बढ़ा है या घटा है, तब देखा जाएगा रियल जो है कि डाटा क्या है, तो अभी तक जो है कि याद रखिएगा 43.63 है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लैंग्वेज जो है कि बलूचिस्तान
बट नॉट फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द द्रविड़ लैंग्वेज, तो भावरी। तो ये जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। देन यहाँ पे हम अपने आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है कौन सी जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो मैंने आपको क्लासिकल लैंग्वेज बताई थी कौन कौन सी है। हमारी है तमिल, तेलुगु, आपकी मलयालम, संस्कृत, उड़िया और कन्नड़ा। तो यहाँ पे देखिए कन्नड़ा और तेलुगु है, गुजराती कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट, 1 जो है गलत। इसको आप यहाँ से जो है पॉज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उड़िया इज दी वन ऑफ दी, उड़िया जो है कि रिसेंट वन जो है कि ऐड की गई है क्लासिकल लैंग्वेज में। आई होप जो है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी के साथ जो है कि हमने जो है कि अपने ब्रीफली जो है कि इस सेशन में कितने 4 चैप्टर पढ़े हैं। हमने 4 चैप्टर जो है कवर कर लिए। कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं? यहाँ पे हमने प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, और जो है कि अपने टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजंस, पॉलिटिकल पार्टीज और ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 4 चैप्टर हमने इस सेशन में जो है कि सम अप कर लिया। उसको जो है बहुत ब्रीफली और प्रिसाइजली मैनर में देख लिया है। और इसी के साथ जो है कि हमारी ये सीरीज लगभग कंप्लीट होने को आई है, जिसमें जो है कि 5-6 चैप्टर बचे हैं। जिसमें हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कि लोकपाल एंड इंपॉर्टेंट कमीशन पर डील करेंगे। तो इस पे जो है कि नेक्स्ट चैप्टर, बाकी जो है कि जो चैप्टर बचे हैं वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे और इस सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप जो है कि सीरीज को आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी आपका जो है कि सपोर्ट और लव मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी, ताकि मैं और जो है कि सीरीज जो है कि ला लूँ आपके लिए जो है कि यूजफुल सीरीज और सिंप्लीफाइड मैनर में जो है कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। टिल देन आप जो है कि सेशन को एंजॉय कीजिए। दिस साइड साइनिंग ऑफ, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।